हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र प्री बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन आज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल सके। और यहाँ पे जो आंसर बताए जा रहे हैं बिल्कुल सही सही आंसर आपको यहाँ पे बताए जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन द वाला आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों, यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर और इसके साथ साथ मूल बिंदु की ओर अवनुतोदर। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्य होती है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे स्थानापन्न वस्तुएं। तो यहाँ पे जो चौथा प्रश्न दिया गया है इसका आंसर लास्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसीलिए लास्ट में इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए उत्पादि के साधनों का। इसके बाद छठवां प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंदी ब्लैंक से यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दीघी, यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख लेना है आपको, दीघी इस तरीके से। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, औसत लागत वक्र का आकार खालिस्तान अक्षर जैसा होता है। तो यहाँ पे यू अक्षर जैसा होता है, यू आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, औसत कहते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है औसत कहते हैं, औसत आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता देखिए विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम कीमत में वस्तुएं बेचते हैं। यहाँ पे कम कीमत में आपको लिख देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम देखिए निम्नतम सीमा को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्नतम निर्धारित कीमत। यहाँ पे क्या आ जाएगा, निम्नतम निर्धारित कीमत, निम्नतम लिखा हुआ है और यहाँ पे सेम निम्नतम आपको लिखना है और निर्धारित कीमत इस तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पे देख लीजिए निम्नतम निर्धारित कीमत। इसके बाद देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न अपना हो गया। छठवां प्रश्न आ गया है, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है। तो छठवें प्रश्न का उत्तर भी आपको लास्ट में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कंफ्यूजन इसमें है या फिर गलत हो सकता है, तो उसका आंसर मैं लास्ट में एक बार कंफर्म करके आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि गलत आंसर हमारे इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान कम होती है। तो यहाँ पे कम आपको लिख देना है। इसके बाद सही जोड़ी यहाँ से शुरू हो चुकी है, मैचिंग यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहला प्रश्न है साम्य कीमत। तो इसको आप मिलाएंगे मंग देखिए यहाँ पे मांग और पूर्ति से, मांग और पूर्ति से। दूसरा है औसत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति को आप मिलाएंगे कुल संप्राप्ति मात्रा, इससे मिला देना है लास्ट वाले से। इसके बाद तीसरा है कुल संप्राप्ति, तो इसको आप मिलाएंगे कीमत गुणित मात्रा से। इसके बाद है द्वि अधिकार, तो इसको आप मिलाएंगे दो विक्रेता देखिए आ वाले से। इसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, तो इसको आप मिलाएंगे व्यापक से। और आखिरी है जो अपना मैक्रो, तो इसको आप मिलाएंगे आय तथा रोजगार सिद्धांत से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो अब अपन इन प्रश्न को करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीएनपी का
पूर्ण रूप लिखिए। GNP का पूर्ण रूप आपको लिखना है, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न में GDP, PNB, इसके बाद RBI, इसके बाद सीमांत बचत, इनको बाद में करेंगे। सबसे पहले इन चार के उत्तर देखिए। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है। सबसे पहला जो दिया गया है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, GNP। जीएनपी दिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय उत्पाद है। इसके बाद दूसरा है जीडीपी, तो जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देखिए सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, पीएनबी का पूर्ण रूप, तो पंजाब नेशनल बैंक है। इसके बाद आरबीआई का पूर्ण रूप फुल फॉर्म आपको लिखना है, तो आरबीआई का देखिए पंजाब नेशनल लिखा है, आरबीआई का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आरबीआई का फुल फॉर्म राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए अपने तीन प्रश्न हो गए हैं, तीन चार प्रश्न हो गए हैं, तीन। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, जो कि पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको काट के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख लेना है आरबीआई की जगह। इसके बाद छठवां प्रश्न है यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ पांचवा प्रश्न, छठवां नहीं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, छठवां प्रश्न, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात सीमांत बचत है। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए यहाँ पे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति जो प्रवृत्तियां उपभोक्ता एवं देखिए संख्यात्मक मान प्रदान करता है। इसी तरीके से सातवां प्रश्न जो दिया गया है, उसका उत्तर आप यहाँ से देख करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न आ गया है, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ चुके हैं, सही गलत आपको बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए विकसित राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयोगी होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष होती है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, इसमें भी सत्य लिख देना। तीसरा प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 मई से 31 मार्च है। तो यहाँ पे ये आपका असत्य हो जाएगा, गलत है। इसके बाद चौथा प्रश्न, भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, आपका सही हो जाएगा, सत्य आपको यहाँ पे लिख देना है। पांचवा प्रश्न, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, सत्य आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद है छठवा, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य शामिल होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, सत्य आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। ये सॉरी असत्य रहेगा, ये गलत है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य शामिल होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा, गलत है। तो यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लीजिए, सबसे पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा और आखिरी छठवा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो छठवें प्रश्न का उत्तर देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसे आप मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो छठवें प्रश्न का पूरा आंसर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निवेश, उत्पादन और वितरण के निर्णय उन मूल्य संकेतों द्वारा निर्धारित होते हैं जो प्राकृतिक रूप से स्वयं की मांग और आपूर्ति की स्थितियों से उत्पन्न हो। इसके विपरीत ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां चीजों की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था की परिभाषा यहाँ हो गई, इसको यहाँ पे समझाया गया है किसे कहते हैं। तो इस उत्तर को लिख लीजिए, छठवें प्रश्न का उत्तर ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सातवां प्रश्न दिया गया है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं और कुल उपयोगिता से क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए सीमांत उपयोगिता का उत्तर लिखा गया है, अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये आपके सातवें प्रश्न का उत्तर हो गया, यहाँ पे इसको कंप्लीट लिख लीजिए। इसके बाद आठवां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बाजार किसे कहते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार का रूप है जिसमें क्रेता तथा विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है जो स्वरूप या एक जैसी वस्तुओं का उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों पर क्रय विक्रय करते हैं।
जहां उद्योग ऐसी फर्मों का समूह है जो एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती है। ये 8वें प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ पे बताया गया है कि पूर्ण उपयोगिता क्या है। इसके बाद 9वां प्रश्न, साम्य मूल्य किसे कहते हैं और वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है। अथवा में जो दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर दिया गया है, वस्तु की मांग खरीदने वाले ग्राहक, अथवा वाला उत्तर है ये। देखिए, वस्तु की मांग खरीदने वाले ग्राहक द्वारा की जाती है। इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे अगर वस्तुओं की मांग काफी ज्यादा है और आपूर्ति के स्रोत कम है, तो ऐसे में उसकी कीमत, देखिए उसकी कीमत में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर वस्तु की मांग कम है और स्रोत काफी है, तो वस्तु की कीमत में कटौती होती है। कई बार देखिए यहाँ पे विपणन षड्यंत्रों के द्वारा भी वस्तुओं की मांग की जा सकती है और हमें मालूम नहीं पड़ता है, चाहे उस चीज की हमें जरूरत ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन दाताओं द्वारा भी वस्तुओं की मांग को बढ़ाने में जिम्मेदार है। तो ये 9वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। इसके बाद 10वां प्रश्न जो दिया गया है, द्वि अधिकार किसे कहते हैं, और अथवा में दिया गया है अल्प अधिकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का उत्तर देखिए, अल्प अधिकार को परिभाषित किया गया है। तो उत्तर देखिए, अल्प अधिकार को परिभाषित इस प्रकार से किया जा सकता है कि यह बाजार की एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी स्वरूप या वैविध्यकृत वस्तुओं के कुछ ही विक्रेता या उत्पाद होते हैं। अल्प अधिकार में विक्रेता या उत्पादक को की संख्या निश्चित नहीं होती है। ये 10वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न आ गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसका उत्तर लिखा गया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवाद उद्योगों में कार्यरत होता है। पूंजीवाद प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। 11वें प्रश्न का उत्तर हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं और टिकाऊ वस्तुएं किसे कहते हैं। ये 12वां प्रश्न आपका हो गया। अथवा में दिया गया है, टिकाऊ वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय मीन्स पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। ये 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 13वां प्रश्न दिया गया है, वस्तुएं विनिमय क्या है और बैंक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी एक, यहाँ पे जो उत्तर लिखा गया है, देखिए जब किसी एक वस्तुएं या सेवा के बदले दूसरी वस्तुएं या सेवा का लेन देन होता है, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। इस पद्धति में विनिमय की सार्वजनिक सर्वमान्य इकाई अर्थात मुद्रा, रुपए, पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये परिभाषा लिखी गई है, ये वस्तु विनिमय की लिखी गई है। जब इससे पहले मुद्रा नहीं चलती थी, तो वस्तु विनिमय के द्वारा ही यहाँ पे मार्केट चलता था, वस्तु विनिमय ही होती थी। उस टाइम पे मुद्राएं नहीं थी। तो ये आपके 13वें प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद 14वां प्रश्न दिया गया है। इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे देखिए, सरकारी बजट के 2 अव्यय लिखिए और बजट का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप लिख लीजिए। पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डायरेक्ट अब मैं आंसर बताते हुए चलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो ऑलरेडी 13 से 14 मिनट का हो गया है और यदि मैं कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे बताऊंगा तो लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए डायरेक्ट सभी स्टूडेंट्स आंसर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, 14वें प्रश्न का उत्तर हो गया। 15वां प्रश्न यहाँ पे आ गया, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 16वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं दी गई हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है यहाँ पे, पूर्ति का विनिमय। और यहाँ पे जो आंसर तैयार किए गए हैं, ये बहुत ही अच्छे से पीडीएफ को तैयार किया गया है। एक एक आंसर को चेक करके आप सभी स्टूडेंट्स इनको नोट डाउन करिए। 18 जो प्रश्न है, 18वां प्रश्न, उसका उत्तर यहाँ पे आ गया। 19वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है। और देखिए, काफी लेंथी आंसर हैं लास्ट में यहाँ पे जो दिए गए हैं, लंबे लंबे आंसर हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।
पीडीएफ डाउनलोड यदि आप करेंगे तो पीडीएफ से देखकर लिखेंगे तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद माय स्टडी जानकारी आपको इस तरीके से लिखना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या लिखना है? माय स्टडी जानकारी। इस तरीके से लिखना, सर्च करना। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगी, इस पर क्लिक करके माय स्टडी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। अब यहाँ पे देखिए क्लास 10th प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन और नीचे है क्लास 12th प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन। तो क्लास 12th प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन, इस पर अपन को क्लिक करना। नेक्स्ट पेज इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पे टेबल आपको दिख जाएगी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, इसके सामने क्लिक हियर का जो बटन है, आप जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरा पीडीएफ ही डाउनलोड हो जाएगा। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।